तो भाई लोग, मार्वल इस साल के कॉमिक कॉन में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आज ही केविन फाइगी ने आने वाले 10-15 साल के प्लान को रिवील कर दिया है, जिसमें मार्वल के फेज 7, 8, 9 से लेकर कई सारे कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को कंफर्म किया है। क्योंकि अब तक हम मल्टीवर्सल सागा में हर एक कैरेक्टर के कई वेरिएंट्स देख चुके हैं। स्पाइडरमैन के हमने तीनों वेरिएंट देखे, डॉक्टर स्ट्रेंज के भी वेरिएंट देखे, कैप्टन अमेरिका का वेरिएंट पैगी कार्टर, वांडा, फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन से प्रोफेसर एक्स, वुल्वरीन और हमने प्रचंड रूप में लोकी के कई और वेरिएंट भी देखे। बस इन सब में कमी थी आयरन मैन की, जो हमें नहीं मिली। एक उम्मीद थी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जहां शायद हमें सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिल सकता था। लेकिन आज के इस कंफर्मेशन के साथ केविन फाइगी ने यह कह दिया है कि हमें कई सारे आयरन मैन देखने को मिलने जा रहे हैं। आगे हम इस पर डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि एक और न्यूज है जहां केविन फाइगी ने यह बताया कि मार्वल रीसेट कैसे होगा और क्यों सीक्रेट वॉर्स एक ऐसा इवेंट बन गई है जहां से एकदम नए एमसीयू की शुरुआत होगी। और सीक्रेट वॉर्स कोई एंड नहीं है, बल्कि यही एक नई शुरुआत है। और मैं पिछले कई वीडियो में ये भी बता चुका हूँ कि सीक्रेट वॉर्स वो इवेंट है जहाँ एक मल्टीवर्स खत्म होता है और एक नया शुरू होने लगता है। मतलब एक लूप का ए और बी वो पॉइंट जहाँ पर वो पॉइंट सिर्फ एक हो जाता है। इसमें एक न्यूज और भी है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद कई कैरेक्टर्स का रिकास्ट होगा, जिनमें कई सारे एक्स-मैन है, कैप्टन अमेरिका है और आयरन मैन भी है, जिसमें इस बार का आयरन मैन एक एक्स-मैन के यूनिवर्स से भी होगा। तो बहुत कुछ है आज बात करने को, एक एक करके इन सभी चीजों का ब्रेकडाउन करते हैं। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आने वाले 10-15 साल को बताता है, तो इसलिए आखिरी तक कुछ भी मिस मत करना। साथ ही चैनल पर गिव अवे चल रहा है, जिसको 25 जुलाई की शाम को लाइव आकर अनाउंस कर दिया जाएगा। जीतने वाले को 2000 तक का कुछ भी, या वो चाहे तो कैश भी मिल सकता है। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना भी मत भूलना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हमने अपने इस चैनल पर कई बार ये बात की है कि सीक्रेट वॉर्स क्यों जरूरी होता है, क्योंकि मार्वल मल्टीवर्स में एक ये ऐसा इवेंट है जहां सब कुछ खत्म होकर एक नई की शुरुआत होती है। और इसके बाद जो अगला मल्टीवर्स बनता है, वहां कुछ नए कैरेक्टर्स और कुछ नई चीजें भी आ जाती हैं। इसके बारे में मार्वल कॉमिक्स में डिटेल्स में बताया गया है, और इस पर मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी बना दी है, जहां मैंने ये बताया कि 10 बार मार्वल कॉमिक्स में ये सीक्रेट वॉर्स इवेंट हो चुका है, और हर बार ये मल्टीवर्सल वॉर या अपना ये सीक्रेट वॉर्स इवेंट होता है, तब एक और नए मल्टीवर्स की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एमसीयू में इस चीज को कुछ ऐसा दिखाया गया है कि ये जो लूप होल है, इसका फायदा ह्यू रूमेंस और कैंग के वेरिएंट्स ने उठा लिया है, और इसीलिए इस मल्टीवर्सल लूप को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। और तब हमारे सामने आया ह्यू रूमेंस और TVA, जो इस सेक्रेट टाइमलाइन और इस मल्टीवर्सल इवेंट को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। इससे पहला जो मल्टीवर्सल वॉर हुआ था वो कैंग के बीच में था, और अब जो मल्टीवर्सल वॉर होना था वहां कैंग बाहर हो गया है, क्योंकि लोकी ने ये सब होने नहीं दिया है। लेकिन ये मल्टीवर्सल वॉर इवेंट आखिरकार हो तो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हम प्रेजेंट टाइम में मार्वल मल्टीवर्स देख रहे हैं, वो मैनिपुलेट किया है ह्यू रूमेंस ने। लेकिन वास्तव में ऐसा क्या हो कि हमें मार्वल मल्टीवर्स बिना मैनिपुलेट किया हुआ दिखाई दे, जिस पर किसी ने कोई कंट्रोल नहीं किया होगा, वो अनकंट्रोल होगा। लाखों करोड़ों टाइमलाइंस में किसी भी कैरेक्टर्स के साथ उनकी कहानी को रीराइट भी नहीं किया होगा, किसी भी इवेंट में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो सोचो मार्वल का ओरिजिनल मार्वल मल्टीवर्स कैसा होगा। और यही चीज हमें 2027 अपनी सीक्रेट वॉर्स के बाद देखने को मिलने वाली है। और आप जितना भी एमसीयू में अभी देख रहे हैं, उन सब की नीति को ह्यू रूमेंस ने पहले ही रीराइट कर दिया है। और यहाँ रीराइट भी कहना सही नहीं है, क्योंकि ह्यू रूमेंस को पहले से ही पता था कि ये कैरेक्टर यहाँ ऐसा ही कुछ परफॉर्म करेंगे। जैसे चेस, घोड़ा ढाई चलता है, हाथी सीधा चलता है, ऊंट तिरछा चलता है, और बाकी भी हैं जिनके बारे में पता रहता है कि हाँ ये बस यही चाल चलने वाले हैं। ऐसे ही हर एक कैरेक्टर को यूज किया और उनको तैयार किया सीक्रेट वॉर्स के लिए। लोकी की आप कहानी उठा के देख लो कि लोकी ने जितना भी कुछ किया है, शुरू से लेके ये मल्टीवर्सल ट्री में एक बैटरी की तरह बनना, ये सब ह्यू रूमेंस के बड़े प्लान का एक छोटा सा ही हिस्सा है। ऐसे ही बाकी कैरेक्टर्स के लिए ही था, तभी तो उन्हें प्रोन कर दिया जा रहा था। और इनमें सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हम सबको ये पता चलेगा कि जो RDJ डॉक्टर डूम है, जो पिछले मल्टीवर्स में भी मौजूद था, उसको ह्यू रूमेंस ने सेक्रेट टाइमलाइन 616 पर आयरन मैन की लाइफ दी। और ह्यू रूमेंस पुनर्जन्म और ये सारी चीजें तो पहले से ही कर रहा है, जैसे विक्टर टाइमली वाला कांड देख लो। खैर, इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बस कहना यह है कि जो अभी हम मल्टीवर्स देख रहे हैं, वो बस एक ऐसा है जिस पर ह्यू रूमेंस का कंट्रोल था। लेकिन 2027 के बाद जो रिबूट होगा और जो हमें अगला मल्टीवर्स देखने को मिलेगा, वहाँ किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, पर यहाँ TVA होगा, जिसका काम पहले से ज्यादा अलग और मुश्किल होने वाला है। खैर, इसके बाद आते हैं हम असली मुद्दे की तरफ, जहाँ केविन फाइगी ने कई सारे प्लान्स और कुछ बड़ी चीजों को रिवील किया है।
वैरायटी ने ये आर्टिकल छापा भी है जहां ये बताया जा रहा है कि मार्वल के पास कुछ ऐसा प्लान है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद वो एक्स-मैन और टोनी स्टार्क को रिकास्ट करेगा। और जो यहाँ पे रिबूट शब्द यूज हो रहा है वो काफी डरावना है। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया है कि कई सारे एक्स-मैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने वाले हैं और उनको ज्वाइन करेंगे कई सारे और टोनी स्टार्क। केविन फाइगी ने यह भी कंफर्म किया कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 के बाद मार्वल स्टूडियोज फिर से रिकास्ट करेगा एक्स-मैन को, जिसको डायरेक्ट करेंगे जैक शेयर, जिन्होंने थंडरबोल्ट्स मूवी को डायरेक्ट किया था। और यहाँ पर पहली बार केविन फाइगी ने कंफर्म किया है कि जो थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जैक श्रायर हैं, वो ही एमसीयू की पहली एक्स-मैन मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं और इस मूवी में हमें आयरन मैन का एक और वेरिएंट देखने को मिलेगा। वहीं ये भी बताया गया कि हमने जो 2000 और 2010 में एक्स-मैन मूवी देखी और यहाँ जितने भी एक्टर कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वही अपने रोल को डूम्सडे में दोहरा रहे हैं, जिनमें प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, नाइटक्रालर, जीन, साइक्लोप्स शामिल थे। और 2022 में भी हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हमने फिर से प्रोफेसर एक्स को देखा। और अब जब फ्यूचर में हमारे सामने एक्स-मैन की नई मूवी आएगी तब हमें कुछ नए यहाँ एक्टर देखने को मिलेंगे। और इसके पीछे की कहानी हमें ये बताई गई कि जैसे हमने 2005 में सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज देखी है, सेम आगे एमसीयू में कुछ ऐसा ही होने वाला है। मतलब इस इवेंट में कई सारी टाइमलाइन नष्ट हो जाती हैं और उनको किसी एक टाइमलाइन के साथ मर्ज कर दिया जाता है और इसलिए कुछ नए कैरेक्टर्स किसी नए यूनिवर्स में फिर से दिखाई देते हैं। और यही चीज आगे एमसीयू सीक्रेट वॉर्स के बाद करने वाला है। अब इसको ब्रेक डाउन करें तो हमारे सामने कई सारी चीजें और भी क्लियर हो जाती हैं, जैसे हमारे पास एक्स-मैन की, इनह्यूमंस की, फैंटास्टिक फोर की और न जाने कितने और सुपर हीरोज टीम की अलग अलग टाइमलाइन है। सीक्रेट वॉर्स इवेंट होगा और हमें कंफर्म पता है कि सारी टाइमलाइन ध्वस्त हो जाएंगी और उसके बाद जब फाइनली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स या कैसे भी नई टाइमलाइन जब बनेंगी तब इन सभी कैरेक्टर्स को उठा के किसी एक नई टाइमलाइन में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है जिनको पुराने एक्टर प्ले करते थे उनकी जगह एक नए एक्टर आ जाएंगे और उनकी कहानी एक नई यूनिवर्स के साथ चलना शुरू हो जाएगी। इसको ऐसा भी समझ लो कि जैसे हमने एमसीयू में 616 की कहानी देखी आयरन मैन से लेके एंड गेम तक, अब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही कोई हमारे पास 616 की टाइमलाइन दिखाई जाए जहां अब एक्स-मैन और कुछ फैंटास्टिक फोर ऐड हो गए हैं, जिसकी वजह से इवेंट बदल गए हैं और सुपर हीरो टीम भी एक नए ढंग से सामने आ रही है। और हो सकता है कि ये जो नई टाइमलाइन बनी है और वहां पे जब अवेंजर असेंबल हो तो उसमें फैंटास्टिक फोर, अवेंजर्स, एक्स-मैन, इनह्यूमंस के साथ कई और भी कैरेक्टर हो, बिल्कुल मार्वल की आइकॉनिक कॉमिक्स की तरह। और ये होगा भी क्योंकि केविन फाइगी ने ये तो कंफर्म कर ही दिया है कि एक्स-मैन यूनिवर्स में हमें आयरन मैन भी देखने को मिलेगा और कैप्टन अमेरिका को भी रिकास्ट किया जा रहा है। तो आने वाले सालों में मार्वल बवंडर मचाने वाला है। हमें अवेंजर्स की एक टीम ऐसे देखने को मिल रही है जो पूरी कॉमिक एक्यूरेट होगी और उनके जो सुपर विलन होंगे वो भी अलग लेवल के होने वाले हैं। बस मुझे डर इस बात का है कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जो हमने देखे हैं क्या इस बार हमें उनसे बेहतर मिल सकते हैं। मतलब हमारी नजरों में ऐसा अभी तक कोई भी नहीं है जो क्रिस एवांस और आरडीज को रिप्लेस कर सके। एक कोशिश की थी रिरी विलियम्स ने और उसको जो इंटरनेट पे झाड़ा जा रहा है वो तो आपको पता ही है। कुल मिलाकर यहाँ रिबूट के बारे में आप ऐसा समझ लो कि टाइमलाइंस नष्ट होने वाली है सीक्रेट वॉर्स में और उसके बाद जो रिबूट वाला सिलसिला चालू होगा जहाँ हमें कई सारी नई टाइमलाइन मिलेंगी, वहाँ पर कई सारे कैरेक्टर्स को और भी इंक्लूड कर दिया जाएगा और इस ढंग से हमें नई टाइमलाइन मिलेगी जहां पूरी तरह से कहानी बदल जाएगी। क्योंकि जो अवेंजर्स और एक्स-मैन के जो विलन है वो अलग अलग नहीं है बल्कि ये सब कलेक्टिव हो गया है। डार्क फिनिक्स या एपोकलिप्स अगर धरती पर आता है तब वो विलन सिर्फ एक्स-मैन के लिए नहीं रह गया बल्कि अवेंजर्स भी इनके साथ इंक्लूड हुए हैं। वहीं केविन फाइगी ने यह भी कहा है कि जो हमने एंड गेम तक कहानी देखी है हम उसका यूज करेंगे और उसे एक पूरा कंक्लूजन देंगे। इसलिए आप जब सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज देखते हो तब आपको पता चलता है कि ये कहानी फ्यूचर के लिए सेट की जाती है। इसलिए जो एंड गेम इवेंट हुआ है वो एक तरह की एंडिंग है और सीक्रेट वॉर्स एक तरह की शुरुआत। अब ये चीज जो आज केविन फाइगी ने कंफर्म की, इस चीज को मैं लगभग 6 महीने पहले से बता रहा हूँ कि सीक्रेट वॉर्स एक ऐसा इवेंट है जो स्टार्टिंग और एंडिंग का केवल एक ही लूप का वो पॉइंट होता है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है और जहाँ पे सब कुछ खत्म होता है और इसी पॉइंट पर तय कर दिया जाता है कि जो अगली अब शुरुआत होगी उसमें क्या क्या ऐड किया जा सकता है। ये बिल्कुल एक तरह का रिसेट है जिसके बारे में ह्यू रोमेंस मिस मिनट से कह रहा था और उसी इवेंट के बारे में हमें यहाँ ये कंफर्मेशन मिल रहा है और केविन फाइगी ने इसके बारे में भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि सीक्रेट वॉर्स एक तरह का रिबूट नहीं है बल्कि इसको रिसेट कहना ये ज्यादा सही है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ मेरी जो पिछले मल्टीवर्सल वॉर की थ्योरी है वो सही जा रही है। खैर आगे केविन फाइगी ने कहा है कि रिबूट सब बहुत डरावना है क्योंकि रिबूट का मतलब बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रीसेट एक सिंगुलर टाइमलाइन हो सकती है और इसी रीसेट सिंगुलर टाइमलाइन के बारे में हम सोच रहे हैं जहां बाद में एक्स-मैन को इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब अगर हम इसका ब्रेकडाउन करें तो हम इसे ऐसा देख सकते हैं कि जो सेक्रेट टाइमलाइन के बाद टाइमलाइंस बनेंगी वहां एक सिंगुलर टाइमलाइन होगी
या कई सारी और भी सिंगुलर टाइमलाइन होगी। मतलब ये मल्टीवर्सल ट्री जैसा ये जाल तो नहीं फैलेगा, बल्कि एक सिंगुलर टाइमलाइन में रखा जाएगा जैसे ह्यू रिमेंस ने किया, और कैंग भी ऐसा ही रखना चाहता था। लेकिन इनकी जो सिंगुलर और सर्कुलर टाइमलाइन थी उनमें एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती थी। लेकिन अब जो सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें जो टाइमलाइन देखने को मिलेगी वहाँ ब्रांच टाइमलाइन का कोई लफड़ा नहीं होगा, इसीलिए कई सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग टाइमलाइन में उठा के रखा जा रहा है। साथ ही इस कंफर्मेशन से ये भी क्लियर हो गया है कि हमें आगे सीक्रेट टाइमलाइन भी दिखेगी। साथ ही इस चीज से हमें ये भी कंफर्म हो गया है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें एक तरह की टाइमलाइन देखने को मिलेगी, और जब ऐसी टाइमलाइंस है तो उन पर नजर रखने के लिए TVA भी कंफर्म है। बस इस बार ये देखना रह जाएगा कि यहाँ TVA पर कौन रूल करने वाला है और किसको ह्यू रिमेंस की कुर्सी मिलती है। दूसरी तरफ सीक्रेट वॉर्स खत्म होने के बाद फेज 7 की शुरुआत होगी, जिसकी पहली मूवी होगी एक्समैन, जो रिलीज होनी है 18 फरवरी 2028 को। और इस मूवी के बारे में पहली बार केविन फाइगी ने बताया है कि हमें इस मूवी में क्या क्या देखने को मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे एक्समैन कॉमिक्स में जेवियर स्कूल था जहाँ पर कई सारे गिफ्टेड यंगस्टर बच्चे थे, यहीं कुछ कैरेक्टर्स की कहानियां ऐसी होंगी जो अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं और उन्हें लगता है कि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते। यही हर एक म्यूटेंट की कहानी रही है और केविन फाइगी इसी कहानी को एक्समैन के साथ जोड़कर दिखाना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क को भी रिकास्ट किया जाएगा और आने वाले एक्समैन और बाकी यूनिवर्स में भी हमें कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन देखने को मिलेंगे। और जो इससे पहले सीक्रेट वॉर्स रीसेट वाली बात की थी केविन फाइगी ने, वहाँ इसका ये मतलब है कि अब जो फेज 7 की शुरुआत होगी वहाँ चीजें एक नए ढंग से दिखाई देंगी। 616 पे जो चल रहा है वो सेम ही हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो बाकी टाइमलाइंस रह गई हैं वहाँ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, एक्समैन और कई सारे नए कैरेक्टर्स को लगातार इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उन्होंने जेम्स बॉन्ड और सुपरमैन का भी रेफरेंस दिया कि कैसे हमें एक रीसेट पर एक नया एक्टर दिखता है और हमें एकदम नई कहानी दिखाई देती है। इसके अलावा केविन फाइगी ने ये कहा कि 85 साल से मार्वल कॉमिक्स चल रही है और MCU की ये 37वीं मूवी फैंटास्टिक 4 है। फैंटास्टिक 4 ने फेज 6 की शुरुआत कर दी है और जो लोग इस चीज को ट्रैक कर रहे हैं वो जानते हैं कि सीक्रेट वॉर्स पे ये एंड हो जाएगा। इसीलिए ये फेज 6 हमारे लिए सबसे ज्यादा फोकस्ड फेज 6 बन गया है और हम इस पर अच्छे से काम कर रहे हैं। आगे केविन फाइगी ने ये भी कहा कि जैसे एंड गेम मूवी थी और उसको जो एंड मिला और इतनी सफलता, मतलब कि फैंस पागल हो गए, क्या वो ऐसा सीक्रेट वॉर्स में दे पाएंगे? उन्होंने कहा कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, इवॉल्व किया और उसे यूज किया और ये सच में बहुत ज्यादा था। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स का एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर कई सारी स्टोरी लाइन्स एक जगह आती हैं, वहाँ वो खत्म होती है और उसके बाद कुछ नई और कहानियां बनना शुरू हो जाती हैं और यही इस बार सीक्रेट वॉर्स में होने वाला है। कई सारी पुरानी कहानियां जो हमने देखी है वो एक जगह आके सीक्रेट वॉर्स में वहाँ उनका एंड होना है और इसके बाद ये सारी कहानियां और इसके कैरेक्टर एक नई कहानी के लिए तैयार होंगे। इसलिए अब फेज 6 के बाद हम अगले 3 फेज पर काम कर रहे हैं। इसीलिए जो अगला सागा फेज 7 होगा उसकी कहानी के लिए अभी जो मूवीज और सिक्वल हैं उनसे तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ ये कह रहे हैं केविन फाइगी कि उन्होंने फेज 7, 8, 9 के लिए प्लानिंग कर ली है और फेज 7 और जो अगला सागा होगा उसकी कहानी के लिए डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में ही हिंट दे दी जाएगी और फिर इसके बाद फेज 8 और फेज 9 भी है, जिसके बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ भी नहीं बताया है। इसी में केविन फाइगी ने कैंग के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि वो कैंग से डॉक्टर डूम पर क्यों शिफ्ट हुए। उनके हिसाब से जो भी कुछ जोनाथन मेजर के साथ हुआ वो उससे पहले भी जानते थे कि कैंग एक थैनोस जैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने कैंग से पहले डॉक्टर डूम के लिए प्लान कर रखा था और RDJ डॉक्टर डूम होंगे ये चीज कैंग से पहले ही तय हो चुकी थी। यही सेम चीज को मैंने अपनी एक थ्योरी में भी बताया था कि जो RDJ डॉक्टर डूम के लिए प्लान किया जा रहा है उसका कैंग की कास्टिंग रिकास्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है। बस एक पॉइंट ही है जहाँ डॉक्टर डूम और कैंग का कनेक्शन है और वो है पिछला मल्टीवर्स। जब ह्यू रिमेंस ने सेक्रेट टाइमलाइन बनाया था वहाँ कैंग की जो मल्टीवर्सल वॉर चल रही थी उस समय RDJ डॉक्टर डूम भी था। कैंग के वेरिएंट सब जानते थे कि आगे सीक्रेट वॉर होगा और डॉक्टर डूम एक गॉड बन के सामने आएगा। उससे पहले ही ह्यू रिमेंस ने ये सब कुछ खत्म कर दिया और एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई। और ऐसे ही अगर हमें अवेंजर द कैंग डायनेस्टी देखने को मिलती जहां में कैंग वर्सेस डॉक्टर डूम दिखाया जाता, वहां सिर्फ यही मुद्दा होने वाला था कि कैंग के वेरिएंट्स ने जितना भी कुछ डॉक्टर डूम से पिछले मल्टीवर्स में छीना है, अब डॉक्टर डूम आ गया है उन सारी चीजों का हिसाब करने। अब इन सारी चीजों को इतने बड़े लेवल पर तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन कैंग डॉक्टर डूम का मुद्दा हमें मेंशन किया जाएगा। फिर इसके बाद ब्लेड से भी कई सारे अपडेट दिए गए हैं। तो 2019 में हमें बताया कि मार्वल अपने आने वाले अपकमिंग इवेंट में ब्लेड को भी इंट्रोड्यूस करेगा, जिसकी स्टोरी लाइन थोड़ा पास्ट में टेक प्लेस करने वाली थी और इस ब्लेड के साथ कुछ बड़ी चीजें नहीं जोड़ी गई थी। लेकिन अब केविन फाइगी का कहना है कि अब हमें जो ब्लेड नया देखने को मिलेगा
वो बहुत ही अलग वर्जन का होगा और जो इसकी मूवी है वो हमें आने वाले 2-3 साल में देखने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद हमने जितने भी पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन देखे हैं जो अब कोई सेंस नहीं बना रहे हैं, उनके बारे में भी केविन फाइगी ने बताया कि अभी इसके लिए कोई भी प्लान नहीं है। शायद आगे हो सकता है या शायद आगे नहीं भी। मतलब हमें जितने भी एंड और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिले हैं जिनके आंसर हमें अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यहाँ ये भी हो सकता है कि जैसे लीडर को 17 साल बाद दिखाया गया, तो आगे भी एमसीयू के साथ कभी भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। फिर इसके बाद केविन फाइगी से ये भी पूछा गया कि यंग अवेंजर्स का फ्यूचर प्लान क्या है। तो अभी के लिए यंग अवेंजर्स प्रोजेक्ट को साइड कर दिया गया है और इस पर कहना कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर ये सवाल किया गया कि क्या हमें ये वापस फिर से देखने को मिल रहे हैं। तब इसका जवाब आया कि हाँ बिल्कुल, ये दोनों कैरेक्टर मजेदार हैं और हम देखते हैं कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद केविन फाइगी ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से भी काफी बड़े अपडेट दिए हैं। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि पनिशर स्पाइडरमैन के साथ दिख रहा है और जितना भी आपने पनिशर को शोज में देखा है वो इस मूवी में कुछ अलग ही नजर आएगा। और स्पाइडरमैन 4 की कहानी पूरी स्ट्रीट लेवल पर है, तो चीजें काफी अलग होने वाली है इस बार। वहीं केविन फाइगी ने माइल्स मोरालेस के बारे में ये भी कहा है कि जब तक सोनी स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को रिलीज नहीं कर देता तब तक उनका कोई इरादा नहीं है माइल्स मोरालेस को लाइव एक्शन में दिखाने का। साथ ही मून नाइट और इटर्नल को लेकर भी ये कंफर्म किया है कि आने वाले अपकमिंग जो मूवीज हैं उनमें इन दोनों के रेफरेंस या ये दोनों कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद कॉमिक्स फैंस के लिए एक धमाकेदार न्यूज है। जो हमने सिनेमैटिक एंड गेम देखी है अब वो कॉमिक्स में भी होने जा रही है, जिसका नाम होगा अल्टीमेट एंड गेम। और इसमें डॉक्टर डूम, मेकर, वुल्वरीन और कई सारे ऐसे इवेंट हैं जो सेम एंड गेम की तरह ही होंगे, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। ये कॉमिक्स इस साल दिसंबर में आने वाली है और जैसी आएगी मैं आपके लिए इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। अभी के लिए ये जो अपडेट्स और न्यूज है इसको हमने बहुत शॉर्ट में समझ लिया है, पर हम जल्दी इस पर एक डिटेल्स वीडियो बनाने वाले हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं इस चैनल पे सिवाय मार्वल के और कुछ भी अपलोड नहीं करता और आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप भी मार्वल फैन हो मेरी तरह, तो कम से कम सपोर्ट के नाम पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आने वाले 2-3 साल तक कम से कम मैं YouTube पर तो रहूं, और अगर व्यूअर से रिस्पांस नहीं आता तो YouTube को चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दिया करो ताकि मेरा भी चैनल कॉमिक्स वर्स, पीजे, सुपर और बाकी भी जितने सुपर क्रिएटर हैं उनके तरह चल सके। खैर, गिव अवे चल रहा है तो उसका भी ध्यान रखो। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू।